नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा बेहद ही खास शो हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो अपने फाइनेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो योर मनी उनको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने फ्यूचर को एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाकर। अपने हर सपने को पूरा करना मुमकिन है योर मनी के थ्रू। बस आपको करना यह है कि आज से अभी से इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। अगर अब तक आपने नहीं की है, ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं ये योर मनी में आकर आप समझ सकते हैं। तो पहले बता देते हैं आपको तरीका इस शो में आने का। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप अपने सवाल यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है ट्विटर, फेसबुक पर। आप CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए, #AskAवाज योर मनी लिखकर। इसके अलावा ईमेल का जरिया भी है mf@moneycontrol.com। ये ईमेल ID नोट कर लीजिए। अपने सवाल आप भेज दीजिए योर मनी के लिए mf@moneycontrol.com पर। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेश्चन शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले NFO के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो म्यूचुअल फंड्स की ओर से आता है यूजुअली। NFO जिसे हम न्यू फंड ऑफर के तौर पे भी जानते हैं, तो बेसिकली ये होते क्या है न्यू फंड ऑफर, और किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं? क्या पर्पस होता है NFO को लाने का, और इन्वेस्टर्स को इनकी तरफ देखना चाहिए या फिर नहीं? नमस्कार दीपाली। देखिए, न्यू फंड ऑफर तो हर फंड का आएगा, क्योंकि NFO या न्यू फंड ऑफर का मतलब यह है कि कोई भी फंड हाउस जब एक फंड लॉन्च करता है तो उसको हम NFO बोलते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग फंड जो है कभी ना कभी वो NFO था। अब सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर्स को NFO के दौरान इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो ऑनगोइंग ऑफर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। होता यह है कि जब फंड पहली बार आता है तो जो सेबी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, क्योंकि एक फंड हाउस एक कैटेगरी में एक ही स्कीम लॉन्च कर सकता है, यानी कि एक फंड हाउस के पास एक लार्ज कैप फंड होगा, एक मिड कैप फंड होगा, एक स्मॉल कैप फंड होगा। इस तरह से जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक फंड हाउस के पास एक कैटेगरी में एक फंड ही हो सकता है। तो अगर किसी फंड हाउस के पास किसी कैटेगरी का कोई फंड नहीं है तो वो उस कैटेगरी के फंड को लॉन्च करते हैं, और जब NFO आता है तो 15 डेज तक वो ओपन रहता है। लेकिन क्योंकि पहली बार लॉन्च हो रहा है तो ये नहीं पता कि उस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से शेयर्स में होगा, कौन सी सिक्योरिटीज में। मतलब ये तो पता है कि अगर लार्ज कैप है तो लार्ज कैप शेयर्स में होगा, मिड कैप फंड है तो मिड कैप शेयर्स में होगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग फंड्स होते हैं, जो ऑनगोइंग ऑफर में अवेलेबल होते हैं, उनका पोर्टफोलियो आपके सामने होता है। आपको पता होता है कि उस फंड का इन्वेस्टमेंट किन किन शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह में किया हुआ है। लेकिन यहां पर जो पोर्टफोलियो है वो जब NFO क्लोज हो जाता है उसके बाद बनाया जाता है। तो एक तो यह है कि नए इन्वेस्टर्स को पता नहीं होगा कि उसका इन्वेस्टमेंट कहां पर हुआ है। दूसरी बात, आपके पास हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वहां पर इन्वेस्टर को पता होता है कि उस स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लेकिन नया फंड है क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है तो उसका भी आइडिया नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कि नए फंड में इन्वेस्टर के पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहां पर डिसीजन लेना मुश्किल होता है। और इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए? अगर किसी फंड का जो NFO है वो एकदम यूनिक है, यानी कि उस तरह का फंड मार्केट में नहीं है, तो बेशक इन्वेस्टर्स को NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर मान लीजिए किसी फंड हाउस में आपकी बहुत दिलचस्पी है, आपको बहुत भरोसा है, लेकिन जिस कैटेगरी के फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कैटेगरी उस फंड हाउस के पास नहीं है, तब आप उस NFO में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज जहां तक हो सके आप जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी पास हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, जिनका पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से एक बेहतर चॉइस है। ओके, तो इसमें भी क्या ऑप्शंस होते हैं? एक ही कैटेगरी के NFO होते हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो फंड है पहली बार जब ओपन होता है तो NFO होता है। तो चाहे वो लार्ज कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, इक्विटी हो या डेट हो, तो हर तरह के फंड का NFO होगा। एक टाइम पर, जैसे कि हम अगर अभी बात करें, लगभग 20 से ज्यादा NFO खुले हुए हैं। उसमें से कुछ डेट फंड्स के NFO हैं, कुछ इक्विटी के हैं। इक्विटी में भी कुछ लार्ज कैप फंड के भी हैं, आपके पास मिड कैप फंड के NFOs भी हैं, हाइब्रिड फंड्स के NFOs भी हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के NFO अवेलेबल होते हैं।
अच्छा, तो यूजुअली वैसे पंकज जी एनएफओज में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता है आमतौर पे? देखिए बिल्कुल आता है। वजह ये होती है कई बार थोड़ा सा हो सकता है कि जानकारी कम होने की वजह से भी, क्योंकि जब एक नया फंड आता है उसकी एनएवी 10 रुपये होती है। अब जब पुराना फंड होगा तो बेशक वो 10 रुपए से बढ़कर 100 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है। हालांकि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो चाहे 10 रुपए की एनएवी बाई करे या वो 100 रुपए की एनएवी बाई करे, फ्यूचर में ग्रोथ कितनी होगी उससे उसका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा। यानी कि अगर 100 रुपए की एनएवी 120 रुपए हो जाएगी तो इसका मतलब वहां पर 20% का प्रॉफिट हो गया। और सेम अगर 10 रुपए की एनएवी 12 रुपए होती है तो भी 20% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निर्भर करता है कि ग्रोथ कैसी होती है। लेकिन आम निवेशकों को कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है या ऐसी कुछ कई बार मैंने देखा है कि कम जानकारी होती है और ऐसा लगता है कि 10 रुपए की एनएवी है तो मतलब वो सस्ता है और वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वजह से कई बार इन्वेस्टर्स 10 रुपए की एनएवी को समझकर वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको ये बात नहीं देखनी चाहिए कि एनएवी 10 रुपए है या 100 रुपए है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको क्वांट म्यूचुअल फंड बड़ी दिलचस्पी है, आपको लगता है कि उनके फंड्स बहुत सारे अच्छा परफॉर्म करते हैं और अब जैसे उनका क्वांट लार्ज कैप फंड आया है तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे कि क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि उन्हें लार्ज कैप में करना था लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड के पास वो नहीं था और अब आया है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स भी इस तरह से, ये उदाहरण दिया मैंने कि इस तरह से वो लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और एनएफओ के दौरान उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एनएफओ से जुड़ी तमाम बातें बताई आपको पंकज जी ने, क्यों ये आते हैं, क्या मायने होते हैं, क्यों यहाँ पर इंटरेस्ट रहता है इन्वेस्टर्स का। लेकिन चलिए अब सवाल करते हैं शामिल, और पहले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, रवि हैं हमारे साथ। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा अभी 13,000 रुपए का एक SIP चल रहा है 4 अलग अलग फंड में। ठीक है, और कब से चल रही है आपकी SIPs? मेरी ये PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 इक्विटी फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, एलडेविस मिड कैप फंड, और करंटली इसके अलावा NPS में 50,000 रुपीज पर एनम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा टर्म प्लान है मेरे पास एंड लोन का EMI भी चल रहा है। मेरा अभी करंट 2 टाइप के गोल है, उसमें मेनली एक चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज 15 इयर्स के लिए 1 ईयर का, और 50 लाख फॉर 20 इयर्स फॉर रिटायरमेंट। ओके, और मुझे इसमें ये जानना था कितना मुझे SIP इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 फंड्स है इनके पास। फंड्स की डिटेल्स इन्होंने मेंशन भी की, स्क्रीन पर भी आ रही हैं। टारगेट भी आपने सुना, 15 साल में बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए 1 करोड़, 20 साल में रिटायरमेंट के वक्त 50 लाख। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.5 लाख के आसपास है। क्या करना चाहिए इन्हें अपने गोल को हासिल करने के लिए? पोर्टफोलियो में फंड्स कैसे हैं इनके? और दूसरी बात NPS भी, क्योंकि ये डाल रहे हैं उससे 50,000, तो वो भी हेल्प करेगा इनको रिटायरमेंट डिमांड को मीट करने के लिए। उसको कंसिडर करते हुए क्या सजेशन? दीपाली, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जैसा अभी उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो रवि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 50 लाख रुपए हो, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 50 लाख हर साल आपके पास आपको मिलते रहे 20 साल तक? नहीं किया है, बट बेसिक पहला जो गोल था मेरा, उसके बाद शायद वो टुवर्ड्स जो रिटायरमेंट है उसमें मैं आगे फिर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन करते जाओ। तो आपके सजेशन चाहिए कि कैसे वो मैनेज करना चाहिए मुझे। बिल्कुल रवि, मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए, कहना यह था कि 50 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति टारगेट करे कि 20 साल के बाद 50 लाख रुपए हो, तो वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है। और आज से 20 साल के बाद यदि 50 लाख रुपए हो, आज 50 लाख भी एक अच्छी रकम लगती है, लेकिन यदि हम 20 साल के बाद देखें और 7% का इन्फ्लेशन एज्यूम करें, तो आज के 1,30,000 के आसपास होंगे वो। तो
तो इसके लिए डेफिनेटली आपको अपना कॉर्पस बड़ा रखना चाहिए। उस टाइम पर अगर 20 साल की बात करें तो 4 करोड़ 5 करोड़ का आपका अमाउंट आपके पास होना चाहिए। लेकिन जहां तक पहले हम बच्चे की एजुकेशन का गोल लेते हैं, तो यदि आप अभी 13,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, और मैं 12% का CAGR एज्यूम करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, 12% से हम कैलकुलेट करें तो आपके बन रहे हैं करीब करीब यहां पर 86 लाख रुपीस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ 4.41 लाख का कॉर्पस भी है जो इकट्ठा हो गया है। सबको अगर लेके चले तो 86 लाख रुपीस इकट्ठा हो पाते हैं, तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। 1 करोड़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, और सजेशन ये होगा कि आप कम से कम इसको 13 की बजाय 15,000 तो अभी कर दें, और उसको हर महीने हर साल आप बढ़ाते जाएं। मान लीजिए इस वक्त 15,000 रुपये महीना आपने शुरू किया, तो अगले साल 10% से बढ़ा दें, उसके बाद 10% हर साल बढ़ाते जाएं। और रिटायरमेंट की जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो जब भी आपकी सैलरी अच्छी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, बोनस आता है, तो आप उसे अच्छे अमाउंट से बढ़ाते जाएं या लमसम उसमें टॉपअप करते जाएं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और साथ ही आपको एक सजेशन और है, PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड जो आपके पास है उसे आप रिप्लेस कर दीजिए PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से, क्योंकि स्मॉल कैप आपके पास दूसरा भी है, तो एक तो यहां बदलाव कीजिए। और साथ ही आपके पास इंटरनेशनल फंड नहीं है, तो ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ओके, तो चलिए कुछ बदलाव आपको बताए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उनको फॉलो कर लीजिए। आपने नोट भी कर लिए होंगे जो आपको पंकज मटपाल जी ने सजेस्ट किए हैं। 28,000 की SIP आपको लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, थोड़े बदलाव पोर्टफोलियो में, तो ये स्ट्रैटेजी है। मनोज सिंह झारखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि अब SBI कॉन्ट्रा में 10,000 और कैनरा पब्लिक इक्विटी में 10,000 ओके, और एक्सेल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में 10,000 है। क्या 8 साल में 50 लाख रुपया हो सकता है? आपका क्या टारगेट है? कितने रुपए आपको चाहिए? 50 लाख करीब 8 साल में, रिटायरमेंट पर्पस के लिए। 8 साल में 50 लाख चाहिए, 30,000 की आपकी SIPs चल रही हैं। एक चीज बताइए मुझे, 30,000 की SIPs आपकी कब से शुरू हुई? करीब 1 साल हो रहा है। 1 साल हो चुका है, और 10,000 के आप और ऐड भी करना चाहते हैं SIP, राइट? जी मैम। ठीक है, तो अच्छी बात यह है पंकज जी इनके पोर्टफोलियो में कि बहुत क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं है। 3 फंड्स इन्होंने रखे हैं, SBI कॉन्ट्रा, कैनरा बैंक ब्लू चिप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, 10,000 ईच। 1 साल हो चुका है, तो 30,000 मंथली के बेसिस के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 1 साल में इन्होंने डिसेंट अमाउंट तो इकट्ठा किया है। अब इम्पोर्टेंट ये 10,000 और ऐड करना चाहते हैं, और 8 साल में 50 लाख का टारगेट है, बताइए। बिल्कुल मनोज जी, जिस हिसाब से आपने पहले से 1 साल से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 30,000 रुपये महीना ही अगर आप पूरे 1 साल से कर रहे हैं, तो अच्छी खासी राशि आपने थोड़ी इकट्ठी कर ली होगी। और 8 साल में संभव है अगर 12% के आसपास रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, बट हिस्टोरिकली जो हमने देखा है इक्विटी फंड्स में, उसका एवरेज लेकर चले तो 12-13% के आसपास तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना जो लक्ष्य है 8 साल में उसे हासिल कर पाएंगे, बशर्ते आप 10,000 रुपए जो बात कर रहे हैं उससे और बढ़ा दें। और 3 स्कीम जो आपके पास है वो अच्छी हैं। एक स्कीम मैं आपको और सजेस्ट कर रहा हूं, यहां पर लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन दोनों में से कोई भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके लिए। थोड़े यहाँ पर फंड्स भी रेकमेंड किए गए हैं, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, इसमें से कोई फंड आप चुन सकते हैं एडिशनल 10,000 के SIP के लिए, और कंफर्टेबली आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं। एक और से बातचीत करेंगे, हमारे साथ आनंद पांडे हैं फोन लाइन पर। आनंद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। या गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है मैम कि मेरे पास मंथली 10,000 रुपीज का मेरा रेंट आता हुआ है। अभी मुझे 10,000 इसके अलावा भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा 4,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रहा है SIP में। हेलो,
तो अभी मुझे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है कोई भी 5 फंड में SIP के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म 25 ईयर्स के लिए। और आप जो 4,000 कर रहे हैं वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं किसी में? जी हाँ, वो म्यूचुअल फंड में हो रहा है। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है और दूसरा है एक्सिस का है। ठीक है, तो एक्सिस का कौन सा फंड है, अगर आपको याद हो तो बताइए प्लीज। एक्सिस 25 करके कुछ है मैम, एक्सिस 25 का। ओके ठीक है, तो पंकज जी बेसिकली इनकी स्ट्रैटेजी है कि 2,000 ईच फंड में डालें। 2 फंड इनके पास है, एक्सिस का एक फंड बता रहे हैं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। 10,000 ये और डालना चाहते हैं, लेकिन 5 फंड ये कह रहे हैं, यानी 2,000 हर फंड में डालने का इनका प्लान है। तो बताइए लॉन्ग टर्म के लिए इनकी स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है या कुछ सजेशंस इनके लिए? बिल्कुल दीपाली, देखिए टाइम काफी लंबा है, तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने टारगेट लिया है वो भी अचीव करना संभव लग रहा है। 4,000 पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और साथ में आपने बताया कि एक्सिस फोकस 25 फंड आपके पास होगा, जो 25 बोल रहे हैं, तो दोनों ही फंड में आप बिल्कुल बने रहें। और अगर 14,000 रुपए टोटल आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी संभव है कि आप ये राशि जुटा पाएंगे, प्रोवाइडेड आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 8 to 10% से बढ़ाते रहें। क्योंकि सिर्फ 14,000 रुपए हर साल करने से तो नहीं होगा, लेकिन इनकम के साथ साथ आप इसे 8 to 10% एवरी ईयर बढ़ाएं, तो आप 2 करोड़ का जो आपका टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे। और स्कीम के सजेशन मैं आपको दे रहा हूं, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आप ऐड कीजिए। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड रहेगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, और साथ ही निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। बल्कि क्योंकि आपने अभी बताया कि आपके पास ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पर उसी में अमाउंट को बढ़ा लें, वो अच्छा रहेगा। तो आपके पास बहुत सारे फंड ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो ये आपके लिए सजेस्टेड फंड्स है। ओके चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। अब अमित राठौर से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अमित नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास फिलहाल SBI फोकस्ड इक्विटी, कैनरा बुक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। टोटल यानी इनके 50,000 पर मंथ की SIPs चल रही हैं। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी 20 लाख के आसपास हो चुकी है, और इनका 12 से 15 साल में 18 करोड़ का टारगेट है। तो अग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन टारगेट भी इनका उतना ही अग्रेसिव है। तो बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर प्लस इनके गोल पर? देखिए टारगेट बहुत बड़ा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अभी तक जितनी राशि इकट्ठा हुई है वो और प्लस जो SIP कर रहे हैं पर मंथ 50,000, उसको कैलकुलेट करूं 12% के हिसाब से, तो 15 ईयर्स में लगभग बन पाएंगे 3.5 करोड़ रुपए। और ये बात कर रहे हैं 8 करोड़ की, तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर मैंने ये भी बोलूं कि आप 8 to 10% से बढ़ाइए, तो भी ये मुश्किल लगता है अचीव होना। तो थोड़ा सा इन्हें अपना टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा। जहां तक स्कीम का सवाल है, वहां पर इन्हें SBI फोकस फंड को SBI स्मॉल कैप फंड से रिप्लेस कर देना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में नहीं है, और फ्लेक्सी कैप या फोकस कैटेगरी में ऑलरेडी फंड्स हैं। तो बस ये सुझाव है कि SBI फोकस फंड को आप SBI स्मॉल कैप से रिप्लेस कर दीजिए, और अमाउंट को जितना हो सके उतना बढ़ाते रहिए। तो 8 करोड़ ना सही, लेकिन 6 करोड़ 5 करोड़ जो भी बन पाएगा, और भगवान करे कि आपकी इनकम बहुत बढ़े और आप अच्छी राशि इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन अभी के हिसाब से जो आपने इन्वेस्टमेंट बताया है, उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 12-13% के हिसाब से। तो आप राशि को बढ़ाते जाइए ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, समय की कमी है इसलिए क्विकली इस क्वेश्चन को मेंशन कर देते हैं। राजेश शर्मा ने दिल्ली से मेल के थ्रू सवाल भेजा है। 15 साल में डॉटर की एजुकेशन के लिए 25 लाख चाहिए, 22 साल में डॉटर की शादी के लिए 50 लाख, और 25 साल में रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़। काफी सारे फंड्स हैं इनके पास ऑलमोस्ट 11 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, जिसमें 1000 से 2000 की SIPs इनकी चल रही हैं। तो क्विकली पंकज जी, थोड़ा क्लटर्ड पोर्टफोलियो इनका सही कैसे होगा आपके हिसाब से, और टारगेट्स पर आपकी राय? बिल्कुल, मैं फटाफट बताता हूँ। आपको थोड़े फंड कम करने चाहिए, और उसमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सिस फोकस 25, एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रूबिको ब्लू चिप फंड, और UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इन स्कीम में SIP कैंसिल कर दें। और कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप मेरे
सेट इमर्जिंग ब्लू चिप और साथ ही SBI निफ्टी इंडेक्स और एक्सिस स्मॉल कैप, इनमें अमाउंट को बढ़ा दें तो फंड्स कम हो जाएंगे, राशि वही रहेगी। इस तरह से आप आगे बढ़े। और साथ ही है कि हाँ, आपका टारगेट तो अचीव हो सकता है, लेकिन आपके जो 1 करोड़ रुपए का आप बात कर रहे हैं कि 25 साल के बाद, वो शायद ये काफी नहीं होगा। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं पोर्टफोलियो पर। क्विकली पंकज जी अपने 4 फंड्स के नाम भी बता दीजिए जो बिगनर्स के लिए रेकमेंड करेंगे आप। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड्स होंगे मेरे सजेस्टेड फंड्स। चलिए ठीक है, तो इन फंड्स को नोट कर लीजिए। अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अपने फंड चॉइसेस भी बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।